Hi everybody. Yesterday we have completed digestion. Today we are going to complete respiration. हमने पढ़ा कि complex food particles को smaller particles में कन्वर्ट किया जाता है so that it can be acted upon by different enzymes and then finally the food is digested. इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन क्या होता है जब फूड अब तुमने डाइजेस्ट कर लिया, अब उन कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स में से हमें जो एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। रेस्पिरेशन से क्या होता है कि डाइजेशन जो तुमने किया उससे जो सिंपल फॉर्म में तुम्हारे पास चीज़ें बनी उस मॉलिक्यूल्स को यूज़ करने के लिए तुम्हें उसकी एनर्जी को निकालना पड़ेगा। तो उसी पूरे प्रोसेस में हमें क्या चाहिए होता है, जैसे हम अपनी पर्सनल बात करें तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है उस चीज़ के लिए, बट नॉट एवरी ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेज ऑक्सीजन टू डू सो। देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स। हम रेस्पिरेशन की दो पार्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है खाने को तोड़ने के लिए, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एनारोबिक की बात करूँ तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन में काम हो जाता है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पर, और एरोबिक की बात करें तो ऑक्सीजन इज यूज्ड। ग्लूकोज क्या होता है, जो तुम्हारा सिंपल फूड बना है, जो तुम्हारे फूड पार्टिकल बना है उसके ऊपर ऐड करके उसको तोड़ा जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और एटीपी में। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एनर्जी करेंसी। व्हाट इज इट? इट इज एनर्जी करेंसी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो यहाँ पे 38 एटीपी जनरेट किए जाते हैं एक ग्लूकोज को तोड़कर। अगर बताऊं इसकी साइट कहाँ पे किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को किसी इन्हीं रीजन की वजह से कहा जाता है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाट इज इट? इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ आए क्यों कहते हैं पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि यहाँ पे एटीपी जनरेट होता है। अगर मैं बात करूं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड। इफ आई वांट टू टेक एन एग्जांपल, आई कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ यीस्ट। यीस्ट में क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन के वो रेस्पिरेशन करता है और क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, या तो इथेनॉल बनता है या तो लैक्टिक एसिड बनता है। लेस एनर्जी, उसके कंपैरेटिवली लेस एनर्जी होती है, और कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक चार्ट जो दे रखा है एनसीईआरटी में, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। Glucose, which is a 6 carbon compound, is broken down into pyruvate, which is yet again a 3 carbon compound. Now this is called the fate of pyruvate. मतलब किस्मत क्या होगी, किसकी प्रेजेंट पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, और क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड 38 एटीपी और H2O में टूट जाएगा। अगर ये कहाँ हो रहा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर एब्सेंस यानी ऑक्सीजन है नहीं, तो यीस्ट क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी। ये क्या है हमारे पास? एथेनॉल और एनर्जी। हमने पढ़ लिया था कार्बन एंड कंपाउंड्स में इसको। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? लैक। अब क्या होता है, देखो मसल सेल्स में क्या होता है, अगर मान लो कि कभी 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 तुम भागते हो, ठीक है, तो क्या होता है, तुम्हें फील होता है कि तुम बहुत जोर जोर से सांस ले रहे हो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से तुम्हारी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है ऑक्सीजन की, तो तुम्हारी बॉडी ज्यादा सांस लेने लगती है, ज्यादा तुम्हारी धड़कन बढ़ जाती है टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नाउ क्या होता है मसल सेल में? मसल सेल में ये होता है कि ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और कुछ एनर्जी बनती है। लैक्टिक एसिड क्या करता है? इसी की वजह से क्रैम्प्स, या फिर जिन्हें दर्द कहते हैं, क्रैम्प्स इन मसल्स आते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी से इस पूरे डायग्राम की। जो हमारे पास लंग्स हैं, लंग्स इसमें यूज होते हैं ह्यूमंस में। फाइन, ह्यूमंस की बात करें तो सबसे पहले लंग, पूरा तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यहाँ पे क्या है? पहले नोस्ट्रल्स है, नोस्ट्रल के बाद क्या है? फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है एंड एल्वियोलाई है। नोस्ट्रल्स क्या होते हैं? जो तुम्हारे नोस्ट्रल्स होते हैं, इसमें से तुम क्या लेते हो? सांस अंदर लेते हो। तुम्हें पता है नोस्ट्रल के अंदर क्या होता है? फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है, और ये फाइन हेयर और म्यूकस क्या करता है? ये जो एयर आती है अंदर उससे फिल्टर आउट करता है। फिल्टर आउट कैसे करता है? कि जो तुम्हारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है वो तुम्हारे इसमें स्टिक हो जाते हैं, हेयर के साथ स्टिक हो जाते हैं। कभी डिक करते हैं ना नोज तो निकलता है ना कुछ कुछ,
वही निकलता है, वो जो तुम्हारे डस्ट पार्टिकल्स या जो भी फालतू चीजें होती हैं वो स्टिक हो जाती है। वो म्यूकस क्या करता है, उसको स्टिक कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। नाउ जैसे तुम्हारी नेजल पैसेज में जाती है, यहाँ नेजल पैसेज यहाँ है और तुम्हारा ये फूड पाइप इस तरफ है और इस तरफ तुम्हारा ऊपर तरफ नेजल पैसेज है। यहाँ पे क्या होता है, एयर को ह्यूमिडिफाई किया जाता है कि तुम्हारे बाहर से जो एयर आ रही है उसको बॉडी के टेम्परेचर पे लाया जाता है नेजल पैसेज में। अब यहाँ पे देखो, हमने बात करी थी फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या था, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर क्या होता है ना, जो तुम्हारा नेजल पैसेज है, कभी कभी जब तुम नोजी में वो दवाई डालते होगे तुम्हारे मुंह गले से कभी कभी होके जाता होगा, है ना, क्यों, क्योंकि वो फेरिंग से होके जा रहा है। अब क्या होता है, अब जैसे तुम्हारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब जैसे तुम्हारा नेजल पैसेज ये रहा और तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा माउथ वाला एरिया, दिस इज योर माउथ। और यहाँ पे इनके पास एक कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है जिसे कहते हैं फेरिंग्स। यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ से दो बदल जाती है। जैसे यहाँ देख लो तुम, अगर मैं बात करूं, ये रहा तुम्हारा नेजल पैसेज, ये रहा तुम्हारा पैलेट। पैलेट क्या करता है, ये ऊपर पैलेट, पैलेट ठीक है, ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है तुम्हारे ऊपर नेजल पैसेज और जो तुम्हारी बकल कैविटी है उसको। नेजल कैविटी होती है ये वाली कैविटी, बकल कैविटी क्या होती है, माउथ, बकोफेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं इसको। और ये रहा तुम्हारा माउथ। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ऐसे दो पाइप बाइफरकेट हो रही है। ये रहा तुम्हारा नेजल पैसेज, ये क्या है तुम्हारा माउथ वाला एरिया। ये क्या हो गया तुम्हारा, फेरिंग्स हो गया। क्या हो गया, फेरिंग्स हो गया। अब देखो, ये तुम्हारी रही विंड पाइप, ये रही तुम्हारी फूड पाइप। अब यहाँ इसके जंक्शन में क्या होता है ना, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, एपिग्लॉटिस, जो कि किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। जैसे तुम खाना खा रहे होते हो ना, तो तुम कभी कभी कहते हैं ना कि खाना खाते टाइम कभी बोलना नहीं चाहिए, वाई, ताकि तुम्हारे कहीं जाके उसमें अटक ना जाए, जिससे तुम फिर ऐसे करने लगे, फिर खाना अटक जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो तुम्हारे विंड पाइप में खाना अटक ना जाए इसलिए मना किया जाता है। एंड एपिग्लॉटिस क्या रहता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे तुमने खाना खाया तो क्या करता है, वो ऐसे करके बंद कर लेता है, ऐसे करके बंद कर लेगा, किसको, विंड पाइप को ऐसे करके बंद कर लेगा और तुम्हारा पैसेज, जैसे मान लो ना ये तुम्हारा नेजल पैसेज है, ये तुम्हारा माउथ है, यहाँ से ऐसे दो आई है पाइप्स और ये दो पाइप्स अलग हो गई हैं, ठीक है। पर यहाँ पे कॉमन पॉइंट तो होना चाहिए मिलोगे, जिसको फेरिंग्स बोल दिया। एपिग्लॉटिस क्या है, कार्टिलेजियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। उसके बाद हमारा आता है लैरिंक्स की वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स वॉइस में बहुत प्रोट्रूडिंग होता है ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन, ओके, एंड फीमेल्स में उतना ज्यादा प्रोट्रूडिंग नहीं होता, ठीक है। अब क्या होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया व्हाट इज इट, इट इज द विंड पाइप और यू कैन कॉल इट ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, ये करते हैं, they prevent the collapse of the windpipe, prevents the collapse of the windpipe in absence of air। मतलब अगर एयर ना प्रेजेंट हो तो ये कोलैप्स ना कर जाए, मतलब इसको एक स्ट्रॉन्ग वो देते हैं, ये ऐसे करके ऐसे कोलैप्स ना कर जाए। तो क्या होता है, इसको ऐसे तुम ऐसे बाहर से कोई एक्सटर्नल सपोर्ट दे दोगे तो ये कोलैप्स नहीं करेगा, तो ये कार्टिलेजेस सपोर्ट करते हैं इसको, ठीक है। फिर आते हैं तुम्हारे ब्रोंक्यूल्स। फिर ऐसे तुम्हारे दो पार्ट्स में लंग्स को डिवाइड कर देते हैं, एक तो तुम्हारा राइट, एक तुम्हारा लेफ्ट लंग हो गया, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल्स होते हैं फर्दर और स्मॉल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और एंड में तुम्हें क्या दिखता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर आल्सो नोन एज बलून और बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। बलून या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है इनको। और क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारे पास, डायफ्राम। क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम। डायफ्राम के क्या क्या काम है, एक तो ये तुम्हारी जो ये इसको क्या कहते हैं, थोरासिक कैविटी। ये क्या होती है तुम्हारी, थोरासिक कैविटी, थोरासिक कैविटी। और नीचे क्या होती है तुम्हारे पास, अब्डोमिनल कैविटी। क्या होती है, अब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम पहले तो ये इन दोनों कैविटीज को डिफरेंशिएट करता है, और डायफ्राम क्या करता है, रेस्पिरेशन के सिस्टम में एड करता है। अभी हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पढ़ेंगे तब तुम्हें पता चलेगा इस बारे में। अब हमने एल्वियोलाई के बारे में बात करते हैं। एल्वियोलाई इज अ बैग और बलून लाइक स्ट्रक्चर। इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ मैं तुम्हें कह रही हूँ दिस इज एन एल्वियोलाई। ये क्या है, मैं बोल रही हूँ ये एक एल्वियोलाई है। मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, एक्सचेंज होती है गैसेस। क्या होती है, एक्सचेंज होती है गैसेस। आरबीसी तुम्हें पता है, रेड ब्लड सेल्स के पास हीमोग्लोबिन होता है ड्यू टू विच दे आर रेड इन कलर एंड दे हैव आयरन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है अपने साथ और फिर ये बाइंड करके लेके जाता है, ठीक है। अगर मैं बाइंडिंग कैपेसिटी की बात, बाइंडिंग जो
आरबीसी होता है ना, या फिर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा पसंद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी उसके बाद इसको पसंद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पसंद होता है इसको ऑक्सीजन। ये मतलब लगभग 300 से 200 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी या फिर बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी आग लग रही हो या आग लग रही हुई कोई रूम में तुम्हें बंद कर दे, तुम्हारी ड्यू टू मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करने लग जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ रादर देन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे, जिसकी वजह से तुम्हारी डेथ हो सकती है। ठीक है, हो जाए तो भला है। ठीक है, एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई तुम्हारा बलून लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज अ प्रिंसिपल साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मान लो तुमने सांस ली और तुमने ऑक्सीजन का इंटेक किया। नाउ व्हेन यू हैव इंटेक, यहाँ पे ऑक्सीजन आया तुम्हारा, और तुम्हारे बॉडी से यूज्ड अप ब्लड जब आया, तो उस यूज्ड अप ब्लड के पास क्या था तुम्हारा? कार्बन गंदे से बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था। और यहाँ पे क्या ज्यादा प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन क्या कहता है? द हायर कॉन्सेंट्रेशन से, अगर मैं गैस की बात कर रही हूँ तो द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो तुम अगर यहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग चलाओगे, अगर है तो, कि हाई, यहाँ पे तुम्हें ऑक्सीजन का क्या कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है? हायर कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या दिख रहा है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है। तो इसके लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ, सॉरी, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे क्या है? कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, ड्यू टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। एंड यहाँ पे क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ड्यू टू डिफ्यूजन। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन होगा और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। ये रेड चीज ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरी है, यहाँ चला जाएगा। तो दिख गया, अब यहाँ ऑक्सीजन आ गया, बाइंड कर जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद तुम एक्सपिरेशन करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, ये दोबारा से तुम्हारा चला जाएगा हार्ट में, फिर हार्ट से तुम्हारा पंप होगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। समझ आ गया कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? यहाँ पे एल्वियोलाई के पास क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ ब्लड कैपिलरी सप्लाई होती है ड्यू टू, और यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और काफी ही थिन, डिफ्यूजन के लिए कैसा चाहिए? थिन मेम्ब्रेन चाहिए, काफी थिन मेम्ब्रेन होती है एल्वियोलाई की, ताकि डिफ्यूजन के चांसेस को इंक्रीज किया जाए। चांसेस क्या होते हैं? डिफ्यूजन यहाँ पे हो रहा होता है, और यहाँ पे ढेर सारी ब्लड कैपिलरी टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। फाइन, यहाँ पे आओ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पे। अच्छा, डू यू बिलीव दैट ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर द सेम थिंग्स? नो, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट रेस्पिरेशन इज एन इंडिविजुअल थिंग, इट इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि तुमने जब सांस ली और उस सांस लेने के बाद जब तुमने ग्लूकोज को तोड़ा और उसमें से जो एनर्जी रिलीज हुई और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, उसको दोबारा से तुमने क्या किया? रिलीज किया एनवायरमेंट में। इस पूरे साइकिल, इस पूरे प्रोसेस को हमने टर्म दी है रेस्पिरेशन। बट इफ आई टॉक अबाउट ब्रीथिंग, ब्रीथिंग इज अ part of respiration. You have to intake oxygen and you have to expire oxygen. You have to exhale exhale carbon dioxide, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग ना हो जाए तुम्हें। ठीक है, ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल या फिर एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इट इज नॉट अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इट इज नॉट रिक्वायरिंग एनी, इट इज नॉट मतलब कोई एनर्जी की रिलीज में नहीं कर रहा है वो रिजल्ट। पर रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज की जा रही है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और ये डिफ्यूजन से होता है। ऑक्सीजन, और तुमने ऑक्सीजन को इनहेल करा और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करा, ये ब्रीथिंग है। पर तुमने ऑक्सीजन को यूज किया और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए यूज किया? ग्लूकोज को तोड़ने में यूज किया और एटीपी बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन है। क्लियर? रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैन बी आस्क्ड।
रेसिडुअल एयर क्या होता है? रेसिडुअल एयर वो होता है कि जब तुम्हारे लंग्स, जब तुम एक्सलेशन कर रहे हो, या कुछ अमाउंट ऑफ एयर तुम्हारे लंग्स में प्रेजेंट होता है ताकि मतलब मेंटेन किया जा सके, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ एयर, मतलब इसको स्किप भी कर सकते हो, कुछ अमाउंट ऑफ एयर तुम्हारे लंग्स में प्रेजेंट होता है ताकि लंग्स कोलैप्स ना कर जाएगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। छोड़ दो इस बात को, छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में डिफरेंसेस कैन बी आस्क्ड। इंस्पिरेशन इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जस्ट ट्राई टू ब्रीथ, you can feel your chest moving forward, and you can feel that something over here, that is your diaphragm, it is moving upwards, ठीक है। तो तुम्हारी और chest cavity, you're inhaling, so your chest cavity is increasing due to the increased in volume and decreased air pressure। अब तुम देखो, तुम्हारे पास तुम्हें इंस्पायर करना है, तुम्हें एयर अंदर लेनी है, तो तुम्हें वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। और एयर, जब प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। व्हेन यू आर इनहेलिंग, योर चेस्ट कैविटी इज इंक्रीजिंग, your ribs are moving forward and your diaphragm is contracting to increase the volume। वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा, और क्योंकि प्रेशर डिक्रीज है ना, तभी तो हाइयर प्रेशर से हवा लोअर प्रेशर पे ट्रैवल करेगी, और जब प्रेशर कम होगा तभी वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है। इतनी बात याद रखो, ठीक है। एंड द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, ड्रॉइंग ऑफ एयर इनटू द लंग्स, एक्टिव प्रोसेस। ये क्या है? एक्टिव प्रोसेस यानी एटीपी का यूज होता है यहाँ पे। डायफ्राम मूव अपवर्ड्स, रिब केज मूव्स फॉरवर्ड, चेस्ट साइज इंक्रीज होता है, एयर प्रेशर कम होता है, तभी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर ट्रैवल करती है, और वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। एक्सपिरेशन क्या होता है? रिलीजिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स। नाउ जो कार्बन डाइऑक्साइड तुमने रिलीज करा है, अब तुम्हें उसको रिलीज आउट करना है। जो तुम्हारे रिजल्टेंट प्रोसेस आया था पूरा, मतलब पूरा तुम्हारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो अब उसको तुम्हें बॉडी से एक्सहेल करना पड़ेगा। दिस इज अ पैसिव प्रोसेस, यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता है। डायफ्राम मूव्स बैक टू इट्स, मतलब रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। रिब केज क्या होता है? तुम सांस बाहर छोड़ो, तुम फील करवा रहे हो, तुम रिलैक्स कर रहे हो, एंड योर डायफ्राम इज रिलैक्सिंग एज वेल, ठीक है। साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, एयर प्रेशर इंक्रीज होता है, तभी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर ट्रैवल करेगी, और वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इस सब से तुम्हारा यहाँ पर पूरा का पूरा क्या कंप्लीट हो जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। प्लीज फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो use the link to join my Telegram channel for more updates and notes, and you can also follow my Instagram channel. Thank you, bye.